Students, now we are going to start with the NCERT questions of the molecular basis of inheritance. Okay, we have already done the chapter molecular basis. Now let's have the discussion of NCERT question. तो पहला question है, group the following as nitrogenous bases and nucleoside. तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि नाइट्रोजनस बेसिस कौन से हैं और न्यूक्लियोसाइड कौन से हैं. ओके, तो न्यूक्लियोसाइड मीन्स जिसके अंदर फॉस्फेट नहीं है, शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है, और एक है आपके पास सिंपल नाइट्रोजनस बेस पहचानना है. तो सिंपल देखो, जो एडेनिन है वो क्या है, नाइट्रोजनस बेस. ठीक है, थाइमिन क्या है, नाइट्रोजनस बेस. यूरेसिल क्या है, नाइट्रोजनस बेस. ठीक है, तो हमने चार तरह के नाइट्रोजनस बेस पढ़े थे ना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन. तो आपके लिए यहाँ बहुत इजी है फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना कि नाइट्रोजनस बेसिस कौन से हैं. एडेनिन है, थाइमिन है, यूरेसिल है, और अगर ग्वानिन लिखा होता तो वो भी नाइट्रोजनस बेस होता. ठीक है, अब जब नाइट्रोजनस बेस के साथ शुगर अटैच हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, अगर आपको याद हो, नाइट्रोजनस बेस के साथ जब शुगर ऐड हो जाती है तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड. वेरी गुड. तो अब देखो कौन कौन से हैं न्यूक्लियोसाइड. पहला है cytidine, guanosine and this is again cytidine. Okay, so these all are the, what are these are nucleoside. Is it clear? तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको वेरी बेसिक पॉइंट आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्लियर होता है कि नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से हैं, और दूसरी बात कि आपको न्यूक्लियोसाइड क्या होता है. न्यूक्लियोसाइड क्या है, जब नाइट्रोजनस बेस किसके साथ अटैच हो जाता है, शुगर के साथ, और अगर फॉस्फेट भी आ जाए तो क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियोटाइड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज 20% ऑफ साइटोसिन. मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, ये फर्स्ट का सोल्यूशन है. सेकंड का मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ कि 20% साइटोसिन है. कितना है, 20%. आपको एडेनिन निकालना है. ठीक है, तो आपको शेरगेफ रूल माइंड में लाना है कि एडेनिन प्लस थाइमिन इज इक्वल टू ग्वानिन प्लस साइटोसिन, यानी कि जितना साइटोसिन है उतना ग्वानिन होगा ही होगा. तो ग्वानिन, साइटोसिन कितना है, 20, ग्वानिन कितना हो जाएगा, 20. तो यानी कि 20 प्लस 20 कितना हो गया, 40. तो A प्लस T इज इक्वल टू 100 माइनस 40. A प्लस T कितना हो गया, 60. तो एडेनिन प्लस थाइमिन 60 है. अगर हम एडेनिन और थाइमिन दोनों का अलग अलग निकालें तो A इज इक्वल टू 60/2 यानी कि 30 हो जाएगा. यही उसने क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको एडेनिन निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, इट इज 30%. क्लियर. आपको शेरगेफ रूल थोड़ा माइंड में आना चाहिए, उसके बाद आप इसको इजीली निकाल पाएंगे. सब्जेक्टिव के साथ साथ ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. क्लियर. नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, इफ द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्टैंड इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज दिस. ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. यहाँ उसने क्या कहा है, कोडिंग स्टैंड, यानी कि आपके पास देखो, याद करो, दो स्टैंड होते हैं डीएनए के. ठीक है, एक स्टैंड जिसके ऊपर डीएनए से आरएनए बनता है उसको हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट. ठीक है, और दूसरे स्टैंड को हम कहते हैं कोडिंग स्टैंड, अगर आपको याद आ रहा हो. तो टेम्पलेट स्टैंड की जो होती है पोलैरिटी, उसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एंड इट इज लाइक दिस. ठीक है, अब इसे क्या हमने कहा था, टेम्पलेट स्टैंड. दूसरे को क्या कहा था, कोडिंग स्टैंड. इस स्टैंड पे डीएनए से आरएनए बनता है और इसकी सीक्वेंस बिल्कुल एमआरएनए जैसी होती है, यानी कि क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है और जो आरएनए इस पे बनेगा वो भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा. ठीक है, इट मींस ये सीक्वेंस ऐसे ही रहेगी लेकिन एक चेंज होगा. क्या, जहां जहां एडेनिन के अपोजिट क्या आता है, थाइमिन, लेकिन आरएनए के अंदर तो थाइमिन होता ही नहीं है, क्या होता है, यूरेसिल. तो आपने एक ही चीज ध्यान रखनी है, एडेनिन के अपोजिट थाइमिन की जगह आपने क्या लगाना है, यू. तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या करो, एडेनिन के अपोजिट क्या लगाते जाओ आप, यू, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं होता, वी कैन सी व्हाट इज द सीक्वेंस दे आर सेइंग. तो इसमें AUG एडेनिन के अपोजिट नहीं, क्योंकि ये तो सेम ही स्टैंड है ना, तो
तो आप यहाँ पे A का A रहेगा, G का G, लेकिन T नहीं होगा, T की जगह U होगा, क्योंकि हम टेम्पलेट स्टैंड नहीं लिख रहे, हम कोडिंग स्टैंड लिख रहे हैं। कोडिंग स्टैंड बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम, लेकिन जहां जहां T है वहां वहां क्या आ जाएगा, U। समझ आई बात? सिंपल। बाकी सारा स्टैंड आपने वैसे ही लिखना है, सिर्फ जहां जहां T है वहां वहां U कर देना है। क्यों? क्योंकि डीएनए में थाइमिन होता है जबकि आरएनए में यूरेसिल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, विच प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स लेड वॉटसन एंड क्रिक टू हाइपोथाइज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यानी कि वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। कौन सी प्रॉपर्टी थी? फर्स्ट प्रॉपर्टी तो कौन सी थी? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब कि एडेनिन किसके साथ पेयर करता है? थाइमिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ। और दूसरा पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यानी कि there are two strands of the DNA are there which are running anti parallel to each other। ये दोनों चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। तो सेमी कंजर्वेटिव के लिए ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग और एक एंटी पैरेलल, यानी कि जो ये डीएनए के स्टैंड हैं दे आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। क्लियर? फिर है डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ डीएनए और आरएनए, नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज्ड, डीएनए और आरएनए, लिस्ट द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज। आसान है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। सिंपल है, आपने अगर डीएनए है आपके पास, क्वेश्चन नंबर है 5th आपके पास, अगर डीएनए से आरएनए बनाना है, ठीक है, या डीएनए से क्या बन सकता है? डीएनए। जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो कौन सा एंजाइम यूज होगा? डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम यूज होगा? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से डीएनए बनने को हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। तो एंजाइम कौन सा होगा? डीएनए पॉलीमरेज। जब डीएनए से आरएनए बन रहा है तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होगा? आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर? बस इतनी सी बात पूछी उसने कि डीएनए से जब डीएनए बना रेप्लिकेशन, एंजाइम कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज। जब डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन, एंजाइम कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब अगर आरएनए है, ठीक है, अब आरएनए से क्या बनना है? नेक्स्ट है हमारे पास आरएनए है, आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए इन सम वायरसेस। यानी कि आरएनए से आरएनए बनना है किसी वायरसेस के केस में, तो आपके पास कौन सा एंजाइम है? आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर? और अगर आरएनए से डीएनए बनाना है तो मैंने आपको पहले बताया था कौन सा एंजाइम यूज होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा एंजाइम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नॉर्मली आप क्या पढ़ते हो? डीएनए से आरएनए बनता है, यहाँ आरएनए से डीएनए बना है तो एंजाइम कौन सा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने बड़े ध्यान से देखना है। फिर है हाउ डिड हर्शे एंड चेज डिफरेंशिएट बिटवीन द डीएनए एंड प्रोटीन इन देयर एक्सपेरिमेंट। जब हर्शे एंड चेज वर्क कर रहे थे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तो उन्होंने एक स्टेप किया था, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, कि एक बैक्टीरियल कल्चर में सल्फर रेडियो एक्टिव ली थी और एक बैक्टीरियल कल्चर में फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव लिया। अब जो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो करे, ऑब्वियसली सल्फर इज द कंपोनेंट ऑफ अमीनो एसिड, तो क्या होगा? उन बैक्टीरिया के जो बैक्टीरियोफाजिस वहां पे कल्चर किए गए, बैक्टीरियोफाजिस में क्या हो गया कि सल्फर अमीनो एसिड में चला गया, अमीनो एसिड ने प्रोटीन कोट बना दिया, यानी कि ऐसे बैक्टीरियोफाजिस के अंदर क्या हुआ? प्रोटीन कोट लेबल्ड हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। बट इन अदर केस व्हेन फास्फोरस वाज रेडियो एक्टिव, so bacteriophages that were grown have the DNA radioactive, labeled DNA was there. Okay, so this is the thing कि एक जब आपने सल्फर रेडियोएक्टिव लिया, कल्चर में लिया, तो उसमें प्रोटीन्स जो थे वो रेडियोएक्टिव हो गए, और जब आपने फॉस्फोरस रेडियोएक्टिव लिया तो न्यूक्लिक एसिड रेडियोएक्टिव हो गए। ओके, सो दिस इज द हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। क्लियर?
हाँ जी बेटा, नाउ देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस दैट आर एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, लिस्ट टू एसेंशियल रोल्स ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। अगर मैं ये लिखूँ 1 2 3 4 5 6, ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ लिखती हूँ ताकि आपको इजी रहे। राइबोसोम, आपने देखा है कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो राइबोसोम का फंक्शन क्या है? पहला तो अटैचमेंट फॉर द mRNA, स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट दे ज्वाइन ऑन द mRNA, सो अटैचमेंट पॉइंट फॉर द mRNA, इज इट क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या था इसके अंदर? जो राइबोसोम्स हैं, इफ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम, इट हैज द पी साइट, 3 साइट बताई थी मैंने, ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। अगर आपको राइबोसोम का स्ट्रक्चर याद हो, ए साइट, पी साइट एंड ई साइट, ठीक है। तो पी साइट के ऊपर क्या होता है? देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो राइबोसोम के ऊपर ये पी साइट प्रेजेंट है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग द formation of the peptide bond between the amino acid. It has the peptidal transferase enzyme which is responsible for the formation of the peptide bond between the amino acid, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन द मीडियम वेयर ई कोलाई वाज ग्रोइंग लैक्टोज वाज एडेड विच इंड्यूस द लैक ऑपेरोन। अगर आपको लैक ऑपेरोन याद आ रहा हो तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या था? रेगुलेटरी जीन था, यहाँ क्या था? प्रमोटर, ये था ऑपरेटर, ये था ZYA, ये क्या थे? ये स्ट्रक्चरल जीन थे। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये क्या प्रोड्यूस करता है? RNA, ये क्या प्रोड्यूस करता है? रिप्रेसर, और ये रिप्रेसर क्या करता है? ऑपरेटर से जाके ज्वाइन कर जाता है। लेकिन जब आप क्या करते हो? इंड्यूसर ऐड करते हो। इंड्यूसर क्या है? लैक्टोज। अब लैक्टोज क्या करेगा? अब नॉर्मल कंडीशन में ये क्या है? स्विच ऑफ है, बट जैसे ही आप लैक्टोज ऐड करते हो, लैक्टोज क्या करता है? इंड्यूसर की तरह काम करता है, यानी कि वो इस रिप्रेसर से जाके बाइंड कर जाता है और क्या बन गया? इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। समझ आ रही है बात? तो क्या होगा? अब ये जो रिप्रेसर था जाके ऑपरेटर पे ज्वाइन कर जाता था, अब नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा? ये सारे के सारे जीन्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, अपना अपना RNA बनाएंगे। RNA बनाएंगे तो क्या बनेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमीएज, और तीसरा एंजाइम कौन सा था? ट्रांस एसिटाइलेज। ये 3 एंजाइम बन जाते हैं। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ठीक है। अब जब तक तो लैक्टोज था तब तक वो इंड्यूसर का काम कर रहा था, यानी कि वो रिप्रेसर को पकड़े रखता है। पर इसी दौरान बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? सारे के सारे लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। जब लैक्टोज ही नहीं रहेगा तो इंड्यूसर की तरह काम कैसे करेगा? तो वेरी सून इट विल बी स्विच्ड ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो यही है, इन्होंने पूछा कि थोड़ी देर बाद लैक्टोज डालने के थोड़ी देर बाद लैक ऑपेरोन शट डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लैक्टोज ही ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास, रोल ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, यहाँ प्रमोटर यूनिट प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चरल जीन है, और यहाँ पे टर्मिनेटर प्रेजेंट है। याद है आपको? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में पढ़ा था हमने। अब ये क्या है? इट इज प्रेजेंट अपस्ट्रीम टुवर्ड द स्ट्रक्चरल जीन, है ना। और प्रमोटर का मेन फंक्शन क्या था? RNA पॉलीमरेज जब आता है तो सबसे पहले वो प्रमोटर यूनिट, प्रमोटर पॉइंट पे आके, जिसे हमने टाटा बॉक्स या प्रिब्नो बॉक्स कहा था, अगर आपको याद हो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में मैंने आपको कराया था। तो RNA पॉलीमरेज सबसे पहले आकर यहीं अटैच होएगा। इट इज द आइडेंटिफिकेशन पॉइंट फॉर द RNA पॉलीमरेज दैट फ्रॉम हियर द ट्रांसक्रिप्शन विल स्टार्ट। ओके, फिर है tRNA। tRNA आपको पता है ये क्या था? tRNA, tRNA को हम अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इस नाम से भी क्वेश्चन आता है कि वाई tRNA इज कॉल्ड अडेप्टर मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर क्या है? tRNA एक इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अमीनो एसिड को अपने साथ उठा के लाने वाला काम करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द अडेप्टर मॉलिक्यूल। ओके, फिर आता है हमारे पास एक्सोन। एक्सोन क्या था? दैट इज द, दिस इज टर्मिनेटर। व्हाट इज एक्सोन?
exon, these are the coding sequences. When means coding and non-coding sequences are there, but the coding sequences which get joined after the splicing, that is called as a that is splicing, phenomena is splicing. And what are exon? That are coding sequences. Okay, फिर है why human genome project is called mega project, because large number of the nucleotides are to be paired, 3 into 10 raised to power 9 base pairs are to be sequenced. एंड जो इसका ह्यूज अमाउंट था जो इसके लिए पे करना पड़ा, लॉट ऑफ मनी वॉज देयर एंड स्टाफ पीपल्स दैट वर इन्वॉल्व, साइंटिस्ट वर इन्वॉल्व, that's why it is called as the mega project. Okay, फिर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, यानी कि डीएनए प्रोफाइलिंग करना, किसी के जेनेटिक मेकअप को देखना, बिकॉज इट कैन नॉट बी चेंज. व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन? देखो डीएनए एक इंडिविजुअल का क्या है, यूनिक है, जिसको हमने वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट कहा था. अब वो उसको यूनिकनेस प्रोवाइड करता है, इंडिविजुअलिटी, यानी कि बहुत सारे जो केसेस हैं, डिस्प्यूट केसेस हैं, उनको सॉर्ट आउट करने में, पैटर्निटी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में, इवन बहुत सारी डिजीजेस को फाइंड आउट करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज़ किया जाता है. ओके, फिर आता है ब्रीफली डिस्क्राइब ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या था? डीएनए से आरएनए बनना. ठीक है, और ट्रांसलेशन क्या था? डीएनए से आरएनए बनना. नो, ट्रांसलेशन क्या है? आरएनए से प्रोटीन्स बनना. ठीक है, आरएनए क्या लाता है? अपने पास कोडेड इंफॉर्मेशन लाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड. फिर है बायो इंफॉर्मेटिक, यानी कि ये बायोलॉजी और इंफॉर्मेशनल साइंस, कंप्यूटर डिज़ाइनिंग, जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, इसके साथ इसको यूज़ किया जाता है. क्या है बायो इंफॉर्मेटिक्स? दैट इज़ दी computer science and that deals with the data storage and reveals the base sequences as it has been used in the human genome project. Okay, then what is polymorphism? Means difference in the DNA of an individual. अब हमने इसके अंदर अलग अलग टाइप्स पढ़ी हैं, जैसे हमने पढ़ा है शॉर्ट VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स पढ़ा, रिस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जो आपने पढ़ा था कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ ट्रीट करने पे जो डीएनए अलग अलग लेंथ के फ्रेगमेंट्स क्रिएट करता है. और एक हमने पढ़ा दैट इज द SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि डीएनए में सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस हो, दैट इज कॉल्ड सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. तो ये है पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज डिफरेंस इन द डीएनए, okay, of the different individual. So these all are the about the NCERT question of the molecular basis of inheritance. जैसे आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करा, ऐसे एक और टॉपिक है इसके अंदर जो है राइस के ऊपर, यानी कि राइस प्रोजेक्ट, राइस जीनोम प्रोजेक्ट किया गया. क्या है राइस जीनोम प्रोजेक्ट में? कि इंटरनेशनल राइस जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट was conceived in September 1997. You should do that also. कि राइस जीनोम प्रोजेक्ट, उसमें थोड़ा मतलब राइस के जीनोम के बारे में थोड़ी बातें बताई गई हैं. दैट ऑल्सो वी हैव टू डू. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. NCERT क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो यू शुड डू द कंप्लीट चैप्टर. ओके.